गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन अक्टूबर दर्पण का। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता। मतलब ये कि विशेष प्रतिनिधि वार्ता हुई है भारत चीन सीमा विवाद के मामले में। तो कहाँ हुई है, लोकेशन क्या है, तो ये कहाँ हुई है प्रतिनिधि वार्ता? ये हुई थी दिल्ली में। प्रतिनिधि कौन से थे? एक भारत का होगा और एक चीन से, तो दो लोग होंगे। तो चीन की तरफ से थे वांग यी, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं। हर बार यही रहते हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, हर बार काम आएगा। अपनी तरफ से थे, भारत की तरफ से अजीत डोभाल, जो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ये हुई है वार्ता, अभी 2025 की वार्ता है। पिछली वार्ता कहाँ हुई थी? तो पिछली वार्ता चीन में हुई थी, चीन के बीजिंग में। और इसमें कुछ बातें जो हुई महत्वपूर्ण, वो कौन कौन सी बातें हुई? एक तो बात ये रखी गई, जो आर्थिक संबंध हैं, इकोनॉमिक रिलेशन है, आर्थिक संबंधों को सीमा के प्रश्न से अलग रखेंगे। सीमा के प्रश्नों से अलग रखेंगे, मतलब ये सीमा के प्रश्नों से अलग। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा का जो विवाद है वो अलग तरीके से सुलझाया जाएगा, उसका प्रभाव आर्थिक संबंधों पर नहीं पड़ेगा। आर्थिक संबंध का मतलब व्यापार, निवेश, इन सब मामलों पर नहीं पड़ेगा। और सैन्य टकराव जो हुआ है सीमा पर, सैन्य टकराव मतलब सेना के बीच जो झड़प हुई है, टकराव हुआ है, उसको सुलझाना है, को सुलझाना। इसके लिए दो स्तर पर वार्ता चल रही है। एक है सैन्य स्तर पर, मतलब सेना के जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा चल रहा है राजनयिक स्तर पर, जो अभी ये वार्ता हुई है डिप्लोमेटिक लेवल पर। तो दो तरह पर वार्ता चल रही है। अगली मीटिंग कहाँ होगी नेक्स्ट? तो अभी ये वाले अपने यहाँ हुई, तो अगली मीटिंग होगी चीन में। अगला नेक्स्ट न्यूज क्या है? भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत चीन भारत चीन विदेश मंत्री की बैठक। मुद्दा वही है जो ऊपर हमने चर्चा की है, बट यहाँ पर बैठक जो है विदेश मंत्री के स्तर पर हुई है। इसमें बातचीत क्या हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? एक तो हुआ कि द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएंगे हम लोग। द्विपक्षीय सहयोग, इसका मतलब क्या है? दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। बढ़ाने पर सहमति, ये सब याद रखिए, हर जगह काम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में। और सीमा पर क्या बना के रखेंगे? सीमा पर शांति होनी चाहिए। सीमा पर शांति, जब सीमा पर शांति होगी, स्थिरता होगी, तब देशों के बीच सहयोग बढ़ता है और विकास होता है। और यहाँ पर जो अभी छूट मिली है भारत को कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के, ये याद रखेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5-6 सालों से बंद थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर झील है और कैलाश पर्वत है, जो भारत के लिए क्या है, हिंदू धर्म में पूजनीय है या धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो ये झील वही झील है जहां से आपकी नदी निकलती है, सतलज और सिंध। तो यहाँ पर अब जाने की अनुमति दे दी है। जाने की अनुमति किसने दी है? चीन ने।
तो अभी पिछले महीने यात्री हमारे यहाँ से जो भी लोग थे वो गए थे भारत से। और क्या बात हुई, उड़ान संपर्क को तीव्र किया जाएगा। उड़ान संपर्क मतलब फ्लाइट, उड़ान संपर्क को आरंभ करेंगे। प्लस वीजा सुविधा इजिली करेंगे, थोड़ा सा तीव्र रूप से हो। एक और मुद्दा जो भारत के लिए यहाँ महत्वपूर्ण है वो है जो सीमा पर नदियां हैं, सीमा पारी जो नदियां हैं उस पर सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करेंगे? अब विशेष रूप से हमें दिक्कत है ब्रह्मपुत्र नदी से। सहयोग क्या होगा? जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, हाइड्रोलॉजिकल मतलब जल विज्ञान संबंधी डेटा को साझा करना संबंधी डेटा को शेयर करेंगे। कौन? चीन। कारण क्या है, जब अगर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से होते हुए भारत आती है, आप लोगों ने अगर मैप याद होगा तो ये, अगर हम इसको मैप मान लें तो ये ऐसे होते हुए नदी आती है, तो ये पोर्शन है भारत में, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो अगर यहाँ से बांध बनाया इसने, चीन ने, और जल छोड़ दिया अचानक, तो यहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल विज्ञान का डेटा शेयर करे चीन, विशेष रूप से तब जब आपातकालीन स्थिति हो, जैसे कि बारिश तेज हो गई है या ऐसा कुछ हो, तो इस पर सहयोग की बात हुई है। तो ये मुद्दा भी हमारे उनके साथ में साझा है, विवादित है। और क्या हुआ, 3 व्यापारिक बिंदुओं को खोलने की बात हुई है। तीन व्यापारिक बिंदु खोले जाएंगे। व्यापारिक बिंदु का मतलब व्यापार करने के क्षेत्र, जो तो कौन कौन से हैं? एक है आपका लिपुलेख दर्रा, दूसरा है सिपकिला, और तीसरा है नाथुला दर्रा। इन 3 जगहों से अब क्या हो पाएगा? व्यापार हो पाएगा। यहाँ आपको याद क्या रखना है, नाथुला दर्रा आप कहाँ है? सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और लिपुलेख दर्रा ये आप पता करेंगे। ठीक है, तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पर अब सीमा व्यापार होगा, सीमा से व्यापार हो पाएगा। इन 3 क्षेत्रों से स्थल मार्ग से व्यापार हो पाएगा, इस पर सहमति बन गई है। एवं चालू होने की बात इसमें चल रही है कि इनको खोल दिया जाए। और क्या बात हुई? कुछ बातें सकारात्मक हुई। सकारात्मक कदमों में अगर हम देखें, ये तो सकारात्मक कदम ऊपर वाले भी हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे लिए मतलब भारत के लिए। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। तो उर्वरक आपूर्ति में जो बाधा हो रही है उसको दूर करेंगे। चीन से हम मंगाते हैं, तो उर्वरक आपूर्ति में आ रही बाधा में को दूर करने में योगदान करेंगे। कौन करेगा? चीन। ये भारत के पक्ष में हो गया। प्लस एक और चीज है भारत के लिए इस समय, रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति बहाल करेगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? चाइना में होता है। और इसलिए ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इनका प्रयोग जो हम ईवी यूज करते हैं, ईवी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें यूज होता है। तो इसको, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए हो गया। हमने क्या दिया उनको? भारत ने आश्वासन दिया किस चीज का? कि भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है।
ये चीन के लिए राहत भरी खबर है। पहले से भी समर्थन कर रहा है, भारत ने इस बात को फिर से दोहराया है। ये है क्या वन चाइना पॉलिसी? इसका मतलब ये है कि भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। चीन का हिस्सा मानता है, क्योंकि ताइवान क्या है, अपने आप को अलग देश के रूप में प्रेस करने का प्रयास करता है, लेकिन भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, जो कि चीन के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जुड़े हुए सवाल। मैकमोहन रेखा, तो आप लोग याद रख सकते हैं 1914 में एस्टेब्लिश हुई थी मैकमोहन के द्वारा। है कहाँ पर ये? नॉर्थ ईस्ट में। कभी कभी तो लोकेशन पूछते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो नेफा था उसी के साथ लगती थी। नेफा क्या है? वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है। आपसे कभी कभी ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था। नेफा का फुल फॉर्म आता है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, TIER, फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर होता है सीमा पर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, सो याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थर्ड है बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोजोन का नया सदस्य बना है। यूरोजोन का न्यू मेंबर। क्या बना है, कैसे बना है, कब से शुरुआत होगी इसकी मेंबरशिप की? तो 1 जनवरी से, मतलब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत से यह सदस्य बन जाएगा यूरोजोन का। और जब ये मेंबर बन जाएगा तो इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या हो जाएगी? आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी यूरो। तो पहले की मुद्रा का क्या होगा? तो जो पहले जो भी मुद्रा इनकी रही हुई उसको परिवर्तन किया जाएगा, एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज रेट इसकी तय की गई है कि कितने यूरो, कितने रुपए के बदले आपको कितने यूरो मिलेंगे। रुपए अगर मुद्रा नहीं है वहां पर, जो भी वहां की मुद्रा है। और ये बना है 21वां सदस्य बना है, ये याद रखेंगे। 21वां सदस्य बना है यूरोजोन का। अन्य कौन से सदस्य हैं यूरोजोन के? अन्य सदस्यों के नाम अगर हम देखें, देखिए जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 देश हैं, तो सारे देश यूरोजोन में शामिल नहीं हैं। अन्य सदस्य देश यूरोजोन के, तो कुछ के नाम मैं लिख दे रहा हूँ जो जनरली आप ऐसे ही याद रखेंगे। जैसे आपके बड़े बड़े जो देश हैं, जो फ्रांस है, ये शामिल है। जर्मनी है वहाँ का बड़ा देश, ये भी उसमें शामिल है। वहाँ पर आपको फ्रांस के बगल में आपको स्पेन मिल जाएगा, शामिल है। नीदरलैंड शामिल है, फिनलैंड शामिल है। ये कुछ देश हैं जो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? रानिल विक्रमसिंघे। अरेस्ट किए गए हैं। क्यों अरेस्ट किए गए? कोई ना कोई तो आरोप होगा। आरोप है इन पर कि ये पत्नी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए गए थे।
दीक्षांत मतलब जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम होता है डिग्री बांटने के लिए, उसी को बोलते हैं। तो पत्नी के दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। मतलब इनकी मिसेज इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी और इस दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया। ये यात्रा इनकी जो थी वो निजी यात्रा हो गई ना, तो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया इन्होंने। कितना दुरुपयोग किया? लगभग 1.6 करोड़ का है। हमें अमाउंट से लेना देना नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ, इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जांच चल रही है, बाद में इनको बेल मिल गई। इनके बारे में कुछ और सूचना अगर देखें तो जब यहाँ श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया था, आपको याद होगा 2-3 साल पहले। गृह युद्ध क्या होता है? घर में ही गद्दी को लेकर जो संघर्ष शुरू हो जाता है। तो वहां के जो राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, ये भाग गए थे। जैसे कि अभी आपने देखा बांग्लादेश में हुआ और नेपाल में हुआ, वैसे ही श्रीलंका में हो चुका है। गोटबाया राजपक्षे फरार हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सरकार बनाई थी रानिल विक्रमसिंघे ने। किसने सरकार बनाई थी? रानिल विक्रमसिंघे ने सरकार बनाई। और इसी सरकार के दौरान ये इन्होंने दुरुपयोग किया था। इस समय अगर आपको याद होगा श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है इस समय? श्रीलंका राष्ट्रपति इस समय है अनुरा देशनायके। अनुरा दिशानायके या देशनायके। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसके बारे में जानते हैं। जारी कौन करता है? जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिडनी में। और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जारी करते हैं ये सूचकांक। कब से जारी किया जा रहा है? 2009 से। इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या पैरामीटर्स हैं इसके जारी करने के? क्या पैरामीटर्स हैं, किस आधार पर ये तैयार करते हैं, क्या पैरामीटर हैं? तो कुल इनके पास 23 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये जारी करते हैं। जैसे आंतरिक संघर्ष अगर देश में है, आंतरिक संघर्ष जैसे कि बांग्लादेश में चल रहा है, म्यांमार में है, शरणार्थियों को लेकर क्या स्थिति है, और भी अन्य पैरामीटर्स हैं, दो हमने मेंशन कर दिए। नेबर के रिलेशंस कैसे हैं। अब देखते हैं इसमें भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत को रैंक मिली है 115वीं रैंक या 115वां स्थान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक का सुधार दिखाता है। पिछले वर्ष कितनी थी? 116, 2024 में। तो इसमें क्या हुआ? 1 अंक का सुधार हुआ है। रैंक में 1 अंक आगे पहुंच गए हैं। कितने देशों में ये रैंक आई 115? कुल देश कितने हैं जिनका सूचकांक आया है?
कुल देशों की संख्या है 163 और भारत की रैंक क्या है 115। तो ऐसा हो गया भारत 115 बटे 163। ठीक। अगर हम इसके बारे में जाने कि सूचकांक क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं सूचकांक के बारे में। सूचकांक के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे यह 1 से 5 के मध्य होता है सूचकांक, और जिसका 1 होता है उसका मतलब होता है वहां पर पूर्ण शांति है उस देश में। अगर जिसका मान 1 आया, इसका मतलब वहां पूर्ण शांति है उस देश में, और जिसका 5 आया उसका अशांति है वहां उस देश में, अशांति की स्थिति है। ये हो गया सूचकांक का, कि सूचकांक में अगर आपको पता चले तो कैसे बताएंगे। तो सर्वोच्च स्थान पाने वाले देशों के नाम तो पता होने चाहिए हमें कम से कम। तो सर्वोच्च स्थान वाले देश हैं, पहला है आपका आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, आयरिशों की भूमि, तीसरा है आपका न्यूजीलैंड, सारे लैंड ही हैं, और चौथा है आपका ऑस्ट्रिया। तो ये सर्वोच्च स्थान वाले देश हुए। और अब हम जानते हैं सबसे खराब स्थिति किसकी थी। सबसे खराब रैंक किसको मिली, तो सबसे खराब वाले में है रूस, उसके बाद है यूक्रेन, तीसरा नंबर है सूडान का। रूस की खराब स्थिति क्यों है, दोनों की, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच युद्ध स्थिति चल रही है। युद्ध की वजह से बहुत खराब स्थिति हो रखी है दोनों ही देशों में। नेक्स्ट, फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश की यात्रा पर आता है तो उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिलीपींस कहाँ स्थित है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। और कहाँ स्थित है, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से कुछ बातें इस पर भी आधारित है आगे जो चर्चा होनी है। प्लस फिलीपींस क्या है, आसियान का मेंबर भी है। चलिए, इनके राष्ट्रपति आए थे, इनके राष्ट्रपति का नाम क्या था। राष्ट्रपति का नाम है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। आर मार्कोस जूनियर। इनके पिताजी भी आए थे भारत की यात्रा पर, उनका नाम था सीनियर, आर मार्कोस सीनियर बोलते हैं, 1965 में आए थे। अब यहाँ पर क्या मुख्य बातें हुई, इस मुख्य बातें या मुख्य तथ्य जो भी हुए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य बातें हुई, भारत का समझौता हो रखा है किससे, आसियान से। तो भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू अपना कर ले, इस बात पर जो है सहमत हुए कि जल्दी से आप रिव्यू कर लीजिए। जो चूंकि भारत में क्या है, इन दोनों के बीच जो एफटीए हो रखा है भारत और आसियान के देशों के बीच में, भारत का नुकसान हो रखा है। प्लस एक और सहूलियत मिली, भारतीयों को फिलीपींस में
फिलीपींस में वीजा मुक्त प्रवेश, इसकी घोषणा की गई है। मतलब भारतीय पासपोर्ट हो तो आप सीधे सीधे वहां जा सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं है। भारत ने भी बदले में घोषित कर दिया, क्या? भारत में भी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा। भारत में भी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा, लेकिन 1 साल के लिए, वो भी पर्यटन हेतु। मतलब जो कोई पर्यटन के लिए आना चाहता है वो आ सकता है। एक और खास बात इनकी क्या है, ये ब्रह्मोस मिसाइल के पहले खरीदार थे। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल के पहले ग्राहक थे। मतलब हमने सबसे पहले इन्हीं को बेची है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस भारत की, जानते हैं कि किसने, ये हमने भारत और रूस ने मिलकर विकास किया है, भारत प्लस रूस। और इसका नाम रखा गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर प्लस रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। और यहाँ पर क्या चर्चा हुई, यहाँ पर इस बात पर भी तसल्ली की गई, देखिए जो फिलीपींस के मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। साउथ चाइना सी, यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, इसको तो याद ही रखेंगे क्योंकि ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, हमेशा इसकी चर्चा होती रहेगी। तो दक्षिण चीन सागर पर इस मामले पर सहयोग की बात हुई है कि दोनों देश सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करेंगे इसमें? चीन अपना दावा करता है साउथ चाइना सी पर, तो भारत ने क्या कहा, ये जो साउथ चाइना सी है इस पर सबका अधिकार है। किसका अधिकार है? सभी का। तो हिंदी में लिखना है तो वैश्विक साझा अधिकार है इस पर, शेयर्ड राइट्स हैं। मतलब केवल चीन का अधिकार नहीं है बल्कि यहाँ सबका अधिकार है। ठीक है, एक और बात, अगले वर्ष आसियान की बैठक कहाँ होनी है, इसके लिए भारत ने बधाई दी है। अगले वर्ष आसियान की बैठक, ये कहाँ होगी? फिलीपींस में, क्योंकि फिलीपींस के ही आए हुए हैं राष्ट्रपति महोदय, तो वहीं होगी। इसके लिए भारत ने अग्रिम बधाई दी। और भारत की 2 पॉलिसी है जिनका जिक्र हमेशा होता है, गांठ बांधकर याद कर लीजिए। कौन कौन सी? एक तो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत जब पूरब के देशों से बात करेगा तो इसका जिक्र होगा, प्लस एक है महासागर की नीति, MAHASAGAR। तो भारत की इन दोनों ही नीतियों में फिलीपींस शामिल है। इतनी सी बात है। महासागर का फुल फॉर्म आप लोग याद करेंगे, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी। एक मिनट, फिर से लिखिए आप लोग, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कुछ डाउट हो तो आप लोग एक बार सर्च कर लेंगे नेट पर, फुल फॉर्म लेकिन याद कर लीजिए इसका, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? फिजी के पीएम की भारत यात्रा। फिजी के पीएम की भारत यात्रा। वंस अगेन, फिजी की राजधानी आपको पता होगी सुआ है, और राष्ट्रपति का नाम है सिटिवेनी राबुका। सिटिवेनी राबुका। और फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। और लोकेशन क्या है फिजी की? ये है प्रशांत महासागर में, लेकिन दक्षिण प्रशांत महासागर में।
लोकेटेड है। कुछ विशेष चर्चा क्या हुई, जैसे 2023 में इन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो का आयोजन कहाँ हुआ था? यहीं फिजी की राजधानी सुआ में। उसके लिए भारत ने बधाई दी। एक और बात हुई, गिरमिटिया मजदूर रहते हैं यहाँ पर। कौन से मजदूर? गिरमिटिया। ये वो लोग हैं जो भारत से ले जाए गए थे, भारत से ले जाए गए थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। किस लिए? वहां पर बागानों में काम करने के लिए, सस्ती दर पर काम करने के लिए। तो ये बंधुआ मजदूर की स्थिति होती थी पूरी। गिरमिट शब्द कहाँ से आया है? जैसे हम लोग बोलते हैं परमिट, तो परमिट का ही परिवर्तित रूप परमिट से गिरमिट और गिरमिट से गिरमिटिया मजदूर हो गया। तो ये लोग गए कब से कब के बीच में? 1869 से 1916 के बीच में लगभग 60,000 लोग गए हैं। 60,000 भारतीय वहां पर गए जो रह रहे हैं और वहां पर अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। तो ये गिरमिटिया मजदूर केवल फिजी ही नहीं गए, मॉरिशस है, इधर आपका वेस्ट इंडीज टाइप के जो क्षेत्र है वहां पर भी गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई, इसमें बातें हुई, जैसे यूएन में व्यापक सुधार की बात हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक सुधार। व्यापक सुधार क्या होना है? बेसिकली सुरक्षा परिषद का विस्तार। सुरक्षा परिषद का विस्तार। तो भारत की यही मांग है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और विस्तारित परिषद में भारत को परमानेंट सदस्य दिया जाए, भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। ये भारत की बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। तो इस पर फिजी ने समर्थन दिया भारत को। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका वो सदस्य बना है। उसके लिए भारत ने थैंक यू कहा है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि इन तीनों संगठनों की स्थापना भारत के नेतृत्व में हुई है। ये तो आप जान रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में या गुड़गांव में हेडक्वार्टर इसका। ये तो उसने समर्थन किया। भारत ने उनको क्या दिया? फिजी को भारत ने दिया सॉयल टेस्टिंग लैब, मोबाइल सॉयल टेस्टिंग लैब। मोबाइल मतलब चलती हुई, जैसे कि बस वगैरह में सॉयल टेस्टिंग लैब बना दी जाएगी तो मोबाइल हो जाएगी। ठीक है, एक ये दिया है, और हमने कृषि ड्रोन दिए हैं 2-4, ताकि वो लोग यूज करें थोड़ा सा। और एक 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देने की घोषणा, देने का मतलब बनवाने की घोषणा की है। इन सब चीजों से क्या होता है? भारत के जो संबंध है वो बेहतर होते हैं। गरीब देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। नेक्स्ट, पुतिन और ट्रंप वार्ता। ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुई, लोकेशन क्या है, क्योंकि इसका कोई खास परिणाम तो निकला नहीं उसका। तो
वेन्यू क्या था? वेन्यू मतलब लोकेशन, कहाँ हुई? अलास्का में। और अलास्का कहाँ है? अमेरिका में। अलास्का में कहाँ हुई अगर पूछा जाए तो एंकोरेज में। ANCHORAGE, एंकोरेज वहाँ पर स्थान। अगर आपको लोकेशन याद हो मैप में जो अमेरिका का है, ये मान लीजिए कि अमेरिका है, तो यहाँ पर ये ऐसे है, ये आपका कनाडा है, ये अमेरिका है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ये है अलास्का, ठीक। तो यहीं पर वार्ता हुई है, 4 साल बाद बात हुई है इन लोगों की। हो सकता है आपसे उद्देश्य पूछ ले कि क्यों हुई वार्ता, तो एक हमें पता होना चाहिए कि वार्ता हुई क्यों है। युद्ध विराम के लिए। कौन सा युद्ध? रूस और यूक्रेन, चूंकि पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इसके लिए वार्ता हुई है। नेक्स्ट क्या है? रूस में बैन कर दिए गए हैं ऐप्स। रूस में 2 ऐप्स पर प्रतिबंध। कौन से 2 ऐप हैं? एक तो आपका व्हाट्सएप है और दूसरा है टेलीग्राम। तो ये ऐप वहाँ चालू है, लेकिन कॉल पर प्रतिबंध है इनकी, इनसे जो कॉल कर पाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर। नेक्स्ट है भारत जापान 15वां वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो पहले हम देखते हैं जापान के बारे में। तो जापान के पीएम कौन है जिनसे मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री की? इशिबा शिगेरू। इशिबा शिगेरू, नाम याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा ही सही, शिगेरू याद रखिए, जापान के प्रधानमंत्री हैं। इनसे हमारी बात हुई। क्या हुआ? व्यापारिक सहयोग की बात हुई। कौन कौन से क्षेत्र में सहयोग करेंगे हम, इसके बारे में बताया गया है। परमाणु ऊर्जा है, इस समय जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, रोबोटिक्स, इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पेस है, क्योंकि हम मंगलयान जाना चाहते हैं, प्लस सेमीकंडक्टर्स हैं। कुछ नाम याद रखेंगे, पीटी में तो आपसे नहीं पूछा जाता है, मेंस में जब इंडो जापान रिलेशन पूछा जाएगा तो कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, सो 1-2 याद कर लेंगे, ठीक है। और $10 ट्रिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है, निवेश का लक्ष्य भारत में। और कुछ क्या बात हुई? कुछ घोषणाएं की गई कि ये करेंगे हम लोग। तो उन घोषणाओं में बताया गया कि हम ये चीजें बनाएंगे, जैसे
इंडिया जापान स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज फोरम बनाई जाएगी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये फोरम किस देश के साथ हम बना रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज फोरम के गठन की बात की गई है और इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव दोनों ही जरूरी हैं, तो याद ही रखेंगे क्योंकि एआई का दौर है, तो दोनों एआई पर सहयोग करेंगे। और क्या बातें हुई? वर्ष 2025 को मनाने की बात की गई है। इंडिया जापान ईयर, इंडिया जापान ईयर ऑफ साइंस, टेक एंड, टेक को पूरा ही लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नवाचार। इनोवेशन एक्सचेंज के रूप में मनाया जा रहा है दोनों देशों के बीच में। ये तो हुई द्विपक्षीय बातें। अब वैश्विक स्तर पर क्या इन्होंने समझौते किए? समझौते मतलब बातचीत हुई। वैश्विक स्तर की बातें, जब कोई दो देश आपस में मिलते हैं तो द्विपक्षीय बातें होती हैं, फिर क्षेत्रीय बातें होती हैं और वैश्विक स्तर की। एक बात याद रखें, लगभग बातें वही होती हैं, एक बार आपको कुछ बातें याद रखनी है, फिर आप देखेंगे कि वो सब रिपीटेड मिलेगा आपको। जैसे कानून के शासन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात की है। कानून के शासन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? आईआर में आपको मिलेगा, ये बोलते हैं इंग्लिश में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध स्थापित हो, नियम के आधार पर हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो नियम पर नहीं काम कर रहा है। टारगेट इसका किस बात पर है? यहाँ पर ईरान पर जो हमला किया गया, वो क्या था? वो ठीक नहीं था। किसने किया है? अमेरिका ने भी किया और इजराइल ने भी किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था, इसलिए इस पर दोनों ने जो है कहा कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। प्लस पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी पर, पूर्वी चीन सागर देखिए, पूर्वी चीन सागर जो है वो जापान के साथ लगता है, और दक्षिण चीन सागर जिसकी चर्चा हम अभी ऊपर कर चुके हैं, तो उस पर चिंता जाहिर की गई है। क्यों? क्योंकि उस पर चीन अपना दावा ठोकता है। तो ये वहां के मुद्दे हैं। एक हमारा मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई। क्योंकि भारत इससे पीड़ित है, सीमा पार आतंकवाद की। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात की गई। तो इसमें क्या हुआ? म्यूचुअल सपोर्ट किया गया। मतलब जापान प्लस भारत दोनों ही चाहते हैं किस बात की? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। अभी इससे पहले हमने फिजी में चर्चा की, भारत का समर्थन किया, सुरक्षा परिषद की स्थायी मेंबरशिप चाहते हैं दोनों देश। तो दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पेस सेक्टर में सहयोग करेंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस सेक्टर में सहयोग।
ये आपको याद रखना है हर हाल में। उसका नाम क्या रखा गया है? लूपेक्स, LUPEX, लूपेक्स चंद्रयान-5 का प्रक्षेपण करेगा, जापान से। तो दोनों लोग सहयोग करेंगे। कौन कौन? जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा, JAXA, और भारत की है इसरो। दोनों आपस में सहयोग करेंगे। इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एजेंसी। भारत का आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें ये मिशन भेजा जाएगा और इस मिशन में जो होगा, इसमें 2 घटक होंगे। ये मिशन जाएगा, चंद्रमा पर उतरेगा, चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। भेजा जाएगा जापान से, लेकिन इसके 2 भाग होंगे। एक होगा रोवर, एक होगा लैंडर। जो रोवर होगा ये बनाएगा जापान का होगा, और जो लैंडर होगा वो भारत का होगा, इसरो बनाएगा। तो फायदा क्या होगा? देखिए, जब भी हम लैंडिंग करवाते, जैसे हमने अभी चंद्रमा पर जब लैंडिंग करवाई, तो उसके 2 भाग थे। रोवर रोवर क्या होता है? एक मशीन होता है जिसमें पहिया लगे होते हैं। मैं लगा दे रहा हूँ पहिए, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? ऐसे पहिए उसमें लगे होते हैं और वो चलता है, तो ये मूव करेगा। जैसे मान लीजिए सरफेस है, ठीक है? तो इसमें भाँत-भाँत के उपकरण सारे लगे रहते हैं, जो भी होंगे, तो ये वहाँ पर टेस्टिंग करेगा। ये काम हो गया रोवर का। बहुत सारे उपकरण इसमें लगे होंगे। लैंडर क्या करेगा? इस रोवर को, ये जो रोवर है, इस रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम, चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाएगा। मतलब ये जो रोवर है इसके ऊपर लदा होगा। कहाँ? कौन लैंड करवाएगा? लैंडर। जैसे हमने अपने मिशन में किया था, जो चंद्रमा वाला हमने चलाया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2025 कहाँ हुई है? तियानजिन में। और तियानजिन कहाँ है? चीन में। बैठक का वेन्यू क्या था? वेन्यू है तियानजिन। तियानजिन है चीन में। तो मोदी जी गए थे जापान, जापान के बाद सीधे चीन गए, क्योंकि चीन में बैठक थी। तो बैठक किसकी थी? हेड ऑफ द स्टेट की, राज्य के जो मुखिया होते हैं उनकी बैठक हुई। इसमें अगर देखें मेंबर कितने हैं? मेंबर सदस्य संख्या, कुल सदस्य हैं 10। क्या नाम है इनके? इनके नाम हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
और रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसके बाद बचा ईरान और बेलारूस। ये अभी बने हैं। भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बने थे। ये हो गए 10। 3 2 5 2 7 और 3 10। अगर इसकी हम स्थापना की बात करते हैं, किसकी स्थापना को हुई, इतिहास। एससीओ का अलग से वीडियो है, आप उस पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इससे जुड़ी हुई सारी बातें। तो शुरुआत अगर हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी संघाई 5 के रूप में। कब? 5 में 1 जोड़ा 6, 96 में। तब इसमें मेंबर थे केवल 5। 2001 में इसकी बैठक हुई संघाई में। और एक सदस्य जुड़ा उज्बेकिस्तान। और संघाई 5 का नाम रखा गया एससीओ। तो एससीओ का स्थापना कब हुई? 2001 में। तो ये 5 सदस्य थे, बाद में ये जुड़ा तो 6 हो गए और एससीओ बन गया। इसका सचिवालय अगर देखते हैं कहाँ है, तो सचिवालय है इसका बीजिंग में। और एक संगठन इन्होंने बनाया रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मुख्यालय ताशकंद में है। तो ये इनके बारे में बात हो गई। और जानते हैं इनके बारे में, जैसे पर्यवेक्षक देश, इसमें एक आध देश तो याद लिख लेते हैं। पर्यवेक्षक मंगोलिया है। ये परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार की? थीम क्या थी एससीओ की, या विषय क्या था? विषय था संघाई भावना को कायम रखना। संघाई भावना को कायम रखना। तो अपहेल द संघाई एससीओ ऑन मूव। ये थी थीम। और ये है कि एससीओ ईयर ऑफ डेवलपमेंट के रूप में मनाया जा रहा है। एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा ईयर? 2025। इतनी बातें हो गई। भारत के प्रधानमंत्री गए थे, तो भारत के पीएम ने क्या कहा वहां पर, ये हमें याद रखना है। थोड़ी सी बातें इन्होंने 3 चीजों पर बताया। भारत की 3 नीतियां एससीओ के बारे में। 3 नीतियां हैं भारत की। तो इन्होंने एससीओ के शब्दों को ही ब्रेक कर दिया। एस फॉर सिक्योरिटी, मोदी जी ने बताया। सी फॉर कनेक्टिविटी, और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। ये भारत की 3 नीतियां हैं एससीओ के मामले में। और कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर
दोहरा मानदंड नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। मतलब कोई कहे ये अच्छा है वो खराब है, तो ऐसा नहीं। आतंकवाद आतंकवाद है, क्योंकि ये मानवता के लिए खतरा है। इसकी जो बैठकें हुई, कुछ शिखर सम्मेलन हुए, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी पुराने वाले पूछ लेते हैं, तो दो चार हम लोग लिख लेंगे। जैसे पहली बैठक हुई थी इसकी 2001 में। कहाँ हुई थी? शंघाई में। तो 2001 की बैठक हुई शंघाई में। 2002 की सेंट पीटर्सबर्ग में। ये कहाँ है? रूस में। इसके अभी लेटेस्ट की जो बैठकें हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो 2024 की हुई थी पिछले वर्ष, वो हुई अस्थाना में। अस्थाना या अस्ताना, ये कजाकिस्तान की राजधानी है। 2025 हमें पता है चीन में हो रही है, तियानजिन में, जिसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। और अगले साल कहाँ होगी, ये याद रखना है, 2026 में। 2026 की जो होनी है, ये होगी किर्गिस्तान में। ये याद रखनी है। तो ये हो गई मुख्य बातें इसकी, जो एससीओ में हुई, प्लस कुछ और बातें जो हुई जिन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये हो गया शिखर सम्मेलन। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें की गई जिन पर हस्ताक्षर के लिए सहमति हुई, हस्ताक्षर हेतु हस्ताक्षर और सहमति हुई। समझ लीजिए आप लोग क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ। इस पर सहमति इन लोगों की बनी। महत्वपूर्ण बातें वो कर लेते हैं हम लोग। जैसे यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट सेंटर बनाने की बात हुई। यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट सेंटर को बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। और एससीओ एंटी ड्रग सेंटर बनाया जाएगा। एससीओ एंटी ड्रग सेंटर। नेक्स्ट, एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने पर सहमति हुई, जैसे कि ब्रिक्स बैंक बना है। बनाने पर सहमति बनाया जाएगा। और स्थानीय मुद्रा में व्यापार, ये सारे मुद्दे स्थानीय मुद्रा वाला जो है ब्रिक्स में भी चलता है। स्थानीय मुद्रा का मतलब हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का प्रयोग ना करके घरेलू मुद्रा का प्रयोग किया जाए। जैसे दो देश व्यापार कर रहे हैं, चीन और रूस, भारत और रूस, तो रूबल में व्यापार कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना। और एक जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि रीजनल क्लाइमेट समिट का आयोजन किया जाएगा। अभी तक यूएनएफसीसी की बैठक होती है, अब इसका आयोजन भी किया जाएगा। के आयोजन पर सहमति। कहाँ होगा? 2026 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। यहाँ पर कुछ जो मेंस पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, जैसे ईरान पर जो हमला किया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, उसकी निंदा की गई। भारत में जो हमला हुआ पहलगाम, उसकी निंदा की गई। बीआरआई का समर्थन किया देशों ने, भारत ने नहीं किया। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें कही गई। नेक्स्ट क्या है?
चीन और भारत को लेकर कुछ बातें हुई, जो ये लोग वहाँ गए थे, भारत के प्रधानमंत्री। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। सो फार सो गुड। चीन और भारत दोनों देश विकास के साझेदार हैं। हमको यही स्टैंड रखना है। दोनों देश विकास के साझेदार हैं, डेवलपमेंट पार्टनर हैं, ना कि प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदी नहीं है। चीन के बारे में ये बात हमें याद रखनी है। हम लोग पार्टनर हैं डेवलपमेंट के, ना कि कंपटीटर हैं। और हमारे जो मतभेद हैं, हमारे मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम का मतलब भारत और चीन। और एक बात इसमें क्या हुई, और बात हुई, भारत और चीन दोनों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। ये अब हमारा भारत का स्टैंड है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इंटरनेशनल। थैंक यू।